बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम मेहमान कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मोहब्बत इंसान की हमेशा से कमजोरी रही है, बावजूद इसके कि इसकी वजह से अक्सर औकात नागहानी आफात में फंस जाता है। वो भी एक ऐसी ही मोहब्बत का शिकारी बना, मगर जब होश आया तो इसे अपनी मोहब्बत का बहुत खौफनाक खमियाजा भुगतना पड़ा। उस घर का माजरा जहाँ कभी कोई मेहमान नहीं आता था। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल जरा सी आहट को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। मेरी जिंदगी, मेरी रूह, मेरी शरीके हयात रज़वाना से मेरी मुलाकात लाइब्रेरी में हुई, क्योंकि मुझे पुरस्रार, खौफनाक और डरावनी कहानियां पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था। इसलिए मैं आज भी किसी खौफनाक और पुरस्रार नॉवल के हसूल के लिए लाइब्रेरी पहुंचा था। लेकिन क्योंकि मैं तवील अरसे से लाइब्रेरी का मुस्तकिल मेंबर था, इसलिए वहां मौजूदा तकरीबन तमाम नावल चाट चुका था और अक्सर नए नावलों की आमद का मुंतज़िर रहता था। आज जब मैं लाइब्रेरी पहुंचा तो रज़वाना वहां पहले से मौजूद थी और मेरी तरफ पुश्त किए हुए अलमारियों में सलीके से सजी हुई किताबों का जायजा ले रही थी। लेकिन क्योंकि लड़कियां भी अक्सर नावल वगैरह लेने के लिए वहां आती रहती थी, इसलिए मैंने कोई खास तवज्जो ना दी और दीवार पर मौजूदा इश्तिहार की जानब मुतवज्जा हो गया, जो नए आने वाले नॉवल डरकोला का पोस्टर था, जो मेरे फेवरेट राइटर बरहाम स्टोकर का लिखा हुआ था। मैंने नॉवल तलब किया तो उन्होंने माजरत अमेज लहजे में जवाब दिया, सॉरी शाहद साहब, नॉवल की एक ही कॉपी बच रही थी और चंद लम्हे कबल वो भी मैं मिस रज़वाना के नाम इशू कर चुका हूँ। यार, आपको पता तो था कि ये मेरा पसंदीदा मौजू है और फिर मैं आपका पुराना और मुस्तकिल मेंबर हूँ। आप मेरे लिए एक कॉपी बचा कर नहीं रख सकते थे? मैंने शिकायती लहजे में इनको शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कंधे उचकाकर नए आने वाले आदमी की तरफ मुतवज्जा हो गया। ठीक इसी लम्हे करीब ही कहीं जलत रंग से बाज उठे। मैंने सर घुमाकर देखा तो वो कातलाना अपनी सागर छलकाती नजरों को मुझ पर मरकूज किए हुए महू कलाम थी। डरकोला आपका पसंदीदा मौजू है और इत्तेफाक से मुझे भी ये टॉपिक बेहद पसंद है, लेकिन आप क्योंकि पुराने मेंबर हैं, इसलिए नॉवल पर मुझसे ज्यादा आपका हक बनता है। पहले आप पढ़ ले, मैं फिर ले जाऊंगी। इसने अपने चेहरे पर परवाना वार निसार होने वाली बालों की एक शरीर लट को झटकते हुए कहा, नहीं, आप क्योंकि नावल इशू करवा चुकी हैं, इसलिए आप ही पढ़िए, मैं कोई और नावल देख लेता हूँ। मैंने इसके सामने अच्छा बनने की एक्टिंग करते हुए कहा, देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज ये नावल ले जाइए, वरना मुझे शर्मिंदगी रहेगी। अगर ऐसी बात है तो मैं नावल ले जाता हूँ। भला कौन काफर आप जैसी खतून को शर्मिंदा होते देखना पसंद करेगा? मैंने जल्दी से कहा और नावल इसके मरमरी हाथों से मेरे हाथ में मुंतकिल हो गया और साथ ही मेरी कही हुई बात के रद्दे अमल में इसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। आप तो बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं, इसने बड़े प्यारे अंदाज में कहा। वो मारा, मैंने दिल ही दिल में नारा लगाया और कहा, आपकी शख्सियत ही ऐसी है मिस रज़वाना के आपके सामने खुद ही ऐसी बातें जुबान से निकल उठती हैं, वरना बंदा किस काबिल है? अगर ये मेरी तारीफ है तो बेहद शुक्रिया, इसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा। दरअसल मैं आज पहली दफा इस लाइब्रेरी में आई हूँ और ये नावल भी मैंने सिक्योरिटी जमा करवा के हासिल किया है। वैसे तो मेरे घर पर भी बहुत सारी किताबें मौजूद है, लेकिन आज बोर होकर घर से निकली थी। शहर आई तो सोचा कि कोई अच्छी बुक ले चलूं, क्योंकि मेरे ख्याल में तन्हाई के लम्हों में एक अच्छी किताब से बढ़कर और कोई साथ नहीं होता। लेकिन अब शायद मैं दोबारा यहाँ ना आ सकूं, क्योंकि मैं घर से बहुत ही कम निकलती हूँ और हमारा घर भी शहर से बाहर और निस्बतन वीरान से मुकाम पर है। बहरहाल आपसे मिलने की खुशी साथ लेकर जा रही हूँ। आप वाकई दिलचस्प इंसान है। मुझे इतना हंसने का मौका कभी नहीं मिला जितना इन चंद लम्हों में इसने एकदम उदास होते हुए कहा।
ओहो, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे अपना पता दे दें, मैं तो ये नॉवल शाम तक पढ़ लूंगा और वादा रहा कि शाम को मैं खुद पहुंचा दूंगा। वाकई इसने यक लख्त खुश होते हुए कहा, चलिए इस बहाने आप आज की शाम हमारे मेहमान भी बन जाएंगे। हमारे घर में कभी कोई मेहमान नहीं आता, आपकी आमद से यकीनन मेरे अब्बू और अम्मी भी बहुत खुश होंगे। इसने मुस्कुराहट के ढेरों फूल निशावर करते हुए कहा और अपने पर्स में से एक खूबसूरत विजिटिंग कार्ड निकालकर मेरी तरफ बढ़ाया तो मैं इसके चेहरे पर बिखरे खूबसूरत रंगों के नजारे से चौंक उठा और कार्ड इसके हाथों से ले लिया। इसके बाद इसने मुझसे इजाजत ली और रुखसत हो गई। मैंने एक नजर लाइब्रेरी के मुलाजिम की तरफ देखा जो अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रहा था। मैंने कंधे उचकाए और लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। घर पहुंचने के बाद भी नॉवल के मुतालिया में मुझे कोई मजा न आ सका, बल्कि मैं मुसलसल हुस्न जमाल के इस मुजस्सम पैकर के ख्यालों में खोया रहा। जैसे तैसे दिन गुजारा और शाम होते ही नावल उठाकर कार्ड पर मौजूद पते के मुताबिक शहर से बाहर इस मुकाम की तरफ रवाना हो गया जहां रिजवाना का घर था। जिस जगह बस ने मुझे उतारा वहां सड़क के दोनों तरफ खारसार झाड़ियां बकसरत उगी हुई थी और दूर नजदीक कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। अलबत्ता बिल्कुल सामने एक कच्ची सड़क दूर तक बल खाती हुई जाती नजर आ रही थी जिसके दोनों तरफ दरख्तों की लंबी कतारें सर उठाए खड़ी थी। माहौल पर तारीकी की चादरें फैलना शुरू हो चुकी थी। मैंने खुदा का नाम लिया और कच्ची सड़क पर चल पड़ा। फजा पर गहरा सकूत तारी था। हालांकि चारों तरफ दरख्त ही दरख्त बिखरे हुए थे, लेकिन किसी भी चरिंद परिंद की कोई आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। इस खामोशी और सन्नाटे में मेरे कदमों की आवाज बुलंद होकर अजीब अंदाज से सुनाई दे रही थी। तकरीबन 1.5 किलोमीटर का पैदल सफर करने के बाद एक इमारत का हेपला नजर आया तो मेरे कदमों की रफ्तार तेज हो गई। उस वक्त तक फजा में मुकम्मल तारीखी फैल चुकी थी। करीब पहुंचकर देखा तो पुराने तर्ज की बनी हुई हवेली नुमा इमारत थी जो किसी दौर में यकीनन खूबसूरत रही होगी, लेकिन इस जमाने के हाथों अपनी असल शक्ल सूरत खो चुकी थी। मगर इसके बावजूद बुलंद वो बाला दीवारें और इनके दरमियान में लगा हुआ लकड़ी का बड़ा सा दरवाजा आज भी इस इमारत के जाहो जलाल को बरकरार रखे हुए था। इमारत पर मुकम्मल खामोशी का राज था, लेकिन दरवाजे के ऊपर लगे हुए जर्दी माइल बल्ब की मध्यम रोशनी इमारत की वीरानी की नफी कर रही थी और इस बात का यकीन दिला रही थी कि इमारत में जिंदगी के आसार मौजूद हैं। मैंने एक नजर गेट और इसके अतराफ का जायजा लिया तो एक कोने में लगा हुआ डोर बेल का बटन नजर आ गया और मैंने कलमा शुक्र अदा करते हुए इसे प्रेस कर दिया। 1 मिनट 2 मिनट इंतजार किया लेकिन कोई न आया तो मैंने दोबारा बटन पर उंगली रख दी और काफी देर तक दबाए रखा, लेकिन इस मर्तबा भी नतीजा वही रहा। मैं झंझलाकर तीसरी मर्तबा बटन दबाने वाला था कि एकदम मेरे कानों को आहिस्ता आहिस्ता चलने की अजीब सी आवाज सुनाई दी। लगता था कोई पांव घसीट कर चलता हुआ गेट की तरफ आ रहा है और फिर चरचराहट की रोंगटे खड़े कर देने वाली अजीब आवाज के साथ दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुलता चला गया। दरवाजे में एक बूढ़ा आदमी खड़ा नजर आ रहा था जिसका चेहरा दाढ़ी और मूंछों से बेनियाज था। पूरा चेहरा झुर्रियों की लपेट में था, बाल सफेद और रंग अजीब सी पेलाहट लिए हुए थी। वो दरवाजे में खामोश खड़ा मुझे घूर रहा था। इसकी निगाहें मुझे अपने बदन में सुराख करती हुई महसूस हो रही थी। मैंने गड़बड़ाकर पहलू बदला और आस्ता आवाज में कहा, जी वो मुझे रिजवाना ने इनवाइट किया था, आओ मेरे साथ। बूढ़े ने खरखराती हुई सी आवाज में झटके से कहा और पलटकर दोबारा आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। मैंने अजीब अंदाज में इधर उधर देखा और फिर हिचकिचाता हुआ इसके पीछे चल पड़ा। इमारत बाहर के मुकाबले में अंदर से ज्यादा दिलकश और साफ सुथरी नजर आ रही थी। खूबसूरत लॉन में से गुजरने के बाद बूढ़ा बरामदे में चलने लगा और फिर एक कमरे में दाखिल हो गया। जब मैं इसके पीछे कमरे में दाखिल हुआ तो एक सोफे पर बिल्कुल इसी डिजाइन की एक बूढ़ी औरत बरजमान नजर आई जो बूढ़े की कार्बन कॉपी थी। चेहरे की हालत और झुर्रियों का स्टाइल एक जैसा था, सिर्फ इसके लंबे बाल बूढ़े और बूढ़ी के दरमियान फर्क को जाहिर कर रहे थे।
मैं हैरत ज़दा अंदाज में कुदरत की इस कारगरी का मुशाहिदा कर रहा था कि अकब से सुनाई देने वाली आवाज ने मुझे बेअख्तियार पलटकर देखने पर मजबूर कर दिया। वो रिजवाना थी जो बड़े शौक अंदाज में अंदर दाखिल होते हुए कह रही थी, शाहद साहब आप तशरीफ ले आए, ये मेरी मम्मी और ये मेरे डैडी हैं, कहिए कैसे लगे आपको। और मैं बेअख्तियार कहते कहते रह गया कि बिल्कुल उस बूत घर में रहने वाले बूतों जैसे। इसी लम्हे बूढ़े की मखसूस खरखराती हुई आवाज बुलंद हुई, लड़के हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता। अब तुम रिजवाना की गलती की वजह से मखसूस वक्त से पहले आ ही गए हो, तो अब तुम हम में से एक हो जाओ, रिजवाना के साथ जाओ और इसके कमरे में जाकर खाना वगैरह खाओ। बूढ़े ने बात खत्म करने के बाद रुख तब्दील कर लिया तो मैंने हैरान नजरों से रिजवाना की तरफ देखा, जो आंखों ही आंखों में मुझे मुतमिन रहने का इशारा करती हुई मेरा हाथ पकड़कर कमरे से बाहर निकल आई और फिर एक राहदारी में दाखिल होते हुए बोली, दरअसल हमारे घर में कोई मेहमान नहीं आता, इसलिए अम्मी अब्बू का बर्ताव तुम्हें कुछ अजीब सा लगा होगा, लेकिन दोनों हैं बहुत अच्छे। और मैं सारा हलाते हुए इसकी बात पर ईमान ले आया, वाकई इसके अम्मी अब्बू बहुत अच्छे थे, वरना मुझे यूं तन्हा अपनी जवान और खूबसूरत बेटी के कमरे में ना भेज देते। काश तमाम लड़कियों के अम्मी अब्बू ऐसे ही हुआ करें। मैं ऐसी ही फजूल बातें सोचता हुआ रिजवाना के कमरे में दाखिल हो गया। कमरा बेहतरीन एशिया से आरास्ता था, खिड़कियों पर रंगीन पर्दे लहरा रहे थे, फर्श पर नरम ईरानी क्लीन बिछा हुआ था, एक तरफ खूबसूरत बेड और दूसरी तरफ दीवार के साथ कीमती सोफा सेट पड़ा हुआ था, जबकि दरवाजे के साथ ही टीवी ट्राली पर कलर टेलीविजन और टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था। एक तरफ एक खूबसूरत अलमारी थी जिसमें बहुत सारी किताबें सजी हुई नजर आ रही थी। रिजवाना ने मुझे सोफे पर बिठाया और बोली, आप बैठिए, मैं अभी हाजिर होती हूँ। और फिर चंद लम्हों के बाद ही वो एक ट्राली धकेलती हुई अंदर दाखिल हुई जिस पर मुख्तलिफ किस्म के खाने सजे हुए थे। फिर रिजवाना ने मेरे साथ ही खाना खाया। वो बहुत खुश नजर आ रही थी और बात बात पर कहके लगाकर मेरे होश पर बिजलियां गिरा रही थी। खाना खाने के बाद रिजवाना ने चाय का एक कप तैयार करके मुझे पकड़ाया तो मैंने पूछा, क्या मतलब तुम नहीं पियोगी? तो वो बोली, नहीं मैं चाय नहीं पीती। मैंने निसार हो जाने वाली नजरों से इसकी तरफ देखा और चाय हलक में अंडेलने लगा, लेकिन अभी मैंने आधा कप ही पिया होगा कि यक लख्त मेरा दिमाग किसी लट्टू की तरह घूमा और मुझे यूं लगा जैसे मेरी आंखों की रोशनी रफू चक्कर हो गई हो। कप मेरे हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और इसके बाद मैं दुनिया माफिया से बेखबर हो गया। आलम बेखबरी का ये अरसा कितना तवील था बताने से कासर हूँ। और फिर शायद वो गर्दन पर होने वाली शदीद चुभन का एहसास ही था जिसने मुझे होश की वादियों में वापस पलटाने पर मजबूर कर दिया। मैंने घबराकर गर्दन पर हाथ मारा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अलबत्ता टटोलने पर दो बरीक बरीक से निशानों का एहसास जरूर हुआ। आंखें खोलकर माहौल पर नजर दौड़ाई तो अपने साथ पेश आने वाला वाकया याद आ गया। मैं सोफे पर नीम दराज था, वही कमरा था। अलबत्ता खाने की ट्राली या गिरकर टूटने वाला कप नजर नहीं आ रहा था। मैं वहशत ज़दा अंदाज में उठकर खड़ा हो गया और ये सोचने लगा कि आखिर मुझे बेहोश क्यों किया गया था, लेकिन मेरी अक्ल इसकी कोई वजह न जान सकी। मैंने नजर घुमाकर देखा तो वो हुसन बहार अपने बेड पर दराज गहरी नींद सोती हुई नजर आई। ये बात मेरे लिए मजीद हैरानी का बायस थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो तरीकी के सिवा कुछ नजर न आया। चारों तरफ खामोशी तारी थी। मैंने दरवाजा बंद कर दिया और बेड की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस सिलसिले में रिजवाना के अलावा और कौन बता सकता था। बेड के नजदीक पहुंचा तो हुसन ख्वाबदीदा ने मुझे अपने सहर में जकड़ लिया। इसकी लंबी जुल्फें बेतरतीब अंदाज में बिखरी हुई थी और लिबास भी बेतरतीब था। इसके सुर्ख यकूती लब गुलाब के ताजा खिले हुए फूल की मद नजर आ रहे थे। मेरी नजरें इसके चेहरे का तवाफ करती हुई इसकी सफेद संगे मरमर जैसी सराहीदार गर्दन पर मरकूज हो गई, जहां फड़कती हुई एक रग को देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश बेदार हो रही थी। मैं हैरानी से अपनी सोच पर गौर कर रहा था, लेकिन मेरी ख्वाहिश शदीद से शदीद होती जा रही थी और फिर मैं बेअख्तियार रिजवाना के वजूद पर झुकता चला गया। जैसे ही मेरे लबों ने रिजवाना की गर्दन को छुआ, मेरे होंठों के दरमियान से दो लंबे नुकीले दांत नमूदार हुए और इस फड़कती हुई मखसूस रग में पेवस्त हो के
میرے پورے وجود میں سرور کی لہریں رقص کرنے لگی اور میرے وجود پر نشہ سا چھانے لگا۔ چند لمحوں بعد جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو رضوانہ بڑے دل فریب انداز میں مسکراتی ہوئی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے بازو بلند کیے اور ہم ایک دوسرے میں پیوست ہو کر ایک جان دو قلب بن گئے۔ اس دن سے لے کر آج تک میں اس مکان سے باہر نہیں نکلا، میں وہیں رہتا ہوں اور ہمارے گھر میں آج بھی کبھی کوئی مہمان نہیں آتا۔ کیا آپ ہمارے مہمان بننا پسند کریں گے؟ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔